हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम्स, जहां पर हम लोग सभी मिलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे नर्सिंग और पैरामेडिकल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करते हैं। और एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। और आगे की जितने भी एग्जाम आएंगे उसमें क्या क्वेश्चन आ सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए अब कुछ ना समय बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए और आगे देखा जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग मेडिकल सर्जरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरल मेडिकल सर्जरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज क्या है, आज हम लोग देखेंगे आर्थोपेडिक सर्जरी पढ़ेंगे। आर्थोपेडिक सर्जरी से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिकअप किए गए हैं, पुटअप किए गए हैं, वहां से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और ये भी देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या आ सकता है, फ्यूचर में कौन सी एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि ये जो सर्जरी का जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हर एक प्रत्येक एग्जाम में दो तीन क्वेश्चन तो इसमें से लिए ही जाते हैं, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ना है। जब तक अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक हम लोगों को समझ में आएगा नहीं। देखो, पढ़ना अलग बात है, पढ़ तो लोगे, पढ़ने के बाद हम लोग क्या करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन देखोगे नहीं कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, तब तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होती है। आप लाख पढ़ लीजिए मगर एग्जाम नहीं देंगे तो आपको क्या पता चलेगा आप कितने पानी में हैं। तो इसलिए पढ़िए भी और क्वेश्चन भी सॉल्व करिए। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका जो स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्या है, हड्डी रोग शल्य चिकित्सा। आर्थोपेडिक हड्डी से जितने रिलेटेड सर्जरी होते हैं वहां से क्या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, कौन से क्वेश्चन है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है। पहले क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, 15 नंबर तक क्वेश्चन तक शायद कर लिया था। तो आज 16 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं, मूविंग अ पार्ट मूविंग अ पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, किसी बिंदु को शरीर से दूर ले जाने को कहते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, सपोज दैट ये हमारा बॉडी है और हमारा पार्ट ऑफ बॉडी कोई है, उसे अगर शरीर से दूर ले जाएंगे तो उसे क्या कहा जाता है, यही हम लोगों को बताना है। ठीक है, ऑप्शन में क्या कहा गया है, अडक्शन कहा गया है, अबडक्शन कहा गया है, सरकमडक्शन कहा गया है और रोटेशन कहा गया है। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर होगा राइट आंसर, वही हम लोग को देखना है। सपोज दैट हमारा जो मिड बॉडी का मिड लाइन होता है, ठीक है, ये जो बॉडी का मिड लाइन है बीच का, इससे कोई ऑर्गन कोई अंग, ठीक है, अगर दूर जाता है तो उसी को हम लोगों को बताना है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए क्या कहते हैं। देखिए पहला क्या है, अडक्शन। अडक्शन का मतलब होता है जब कोई अंग हमारे बॉडी के मिड लाइन की तरफ आए। ठीक है, हमारे बॉडी के मिड लाइन की तरफ आए तब उसे क्या कहा जाता है, अडक्शन कहा जाता है। मगर यहाँ क्या पूछा गया है, दूर ले जाने के लिए, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी कहा गया है अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब होता है हमारे बॉडी से दूर ले जाने के लिए, दूर जो मूवमेंट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, अबडक्शन का। जैसे मेरा हाथ है, ये मिड लाइन है ना,
अब यहाँ से हम अपना हाथ कहाँ ले जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, इस लाइन से दूर ले जा रहे हैं ना, तो इसी का कहा जाता है अबडक्शन कहा जाता है। और यही क्वेश्चन भी पूछा है दूर ले जाने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, अबडक्शन हो जाएगा। अबडक्शन इज द राइट आंसर। और क्या है, सरकमडक्शन। सरकमडक्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सरकमडक्शन रॉन्ग क्यों होगा, सरकमडक्शन का मतलब होता है मूवमेंट। ये मूवमेंट, जैसे मेरा हाथ है, ये जो मूवमेंट कर रहा हूँ ना, तो इसी को सर्कुलर मूवमेंट को क्या कहा जाता है, सरकमडक्शन। और दूसरा क्या है, रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है किसी एक्सिस के थ्रो उसके चारों तरफ सर्कल में मूवमेंट करना, उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। और रोटेशन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन फ्रैक्चर हीलिंग इज। फ्रैक्चर हीलिंग में, हीलिंग के लिए कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्चर फैक्टर है, कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है। तो पहला क्या है, इमोबिलाइजेशन। दूसरा क्या है, गुड अलाइनमेंट। और तीसरा क्या है, एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक। और ऑप्शन नंबर 4 में क्या गया, कंट्रोलिंग ब्लड क्लॉट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पूछा कि इम्पोर्टेंट, ये सब चारों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चारों जरूरी है इसके लिए, फ्रैक्चर की हीलिंग करने के लिए। तो भाई कंट्रोलिंग ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है ताकि ब्लीडिंग ना हो और वहाँ अच्छे से घाव भर जाए। ठीक है, और एडिक्वेट कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम भी हमको क्या करना चाहिए, अच्छे मात्रा में लेना चाहिए, जो हमारे हड्डी जुड़ने में काफी सहायक होते हैं। गुड अलाइनमेंट, गुड अलाइनमेंट का मतलब होता है अच्छे से जुड़ना, अच्छे से जुड़ा रहेगा तब और अच्छा रहेगा। और उसके बाद क्या कहा गया है, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब होता है हड्डी एक जगह फिक्स हो, इधर उधर ना हो। ठीक है, इन जरूरी तो सभी है, मगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें जो होता है वो क्या होता है, इमोबिलाइजेशन। क्या होगा, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब होता है अगर हम किसी चीज को कहीं फिक्स कर दिए, अब उसे क्या करना है, वहीं फिक्स रहना है। अगर इधर उधर होता रहेगा, इधर उधर रहेगा, तो कहाँ से वो जुड़ेगा, वो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए उसका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो क्या कहलाता है, इमोबिलाइजेशन। जब एक जगह रहेगा तभी जुड़ेगा ना, जब एक जगह रहेगा तभी जुड़ेगा, तभी गुड अलाइनमेंट होगा। जब गुड अलाइनमेंट हो जाएगा तभी हम कैल्शियम वगैरह लेंगे, तभी अच्छे से मजबूती आएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो होता है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिगर ऑफ 8 बैंडेज इज कॉमनली यूज्ड इन फ्रैक्चर ऑफ। एक होता है फिगर नंबर 8 बैंडेज होता है। ठीक है, वो कहाँ पे, किसके फ्रैक्चर में यूज करते हैं। ये क्या होता है, एक तरीका होता है उसे बैंडिंग करने का, ठीक है, बांधने का। पहला क्या है, फीमर है। दूसरा क्या है, रिब है। तीसरा क्या है, क्लेविकल है। और डी फोर्थ वाला क्या है, टीबिया है। तो जो राइट आंसर इसका होगा वो क्या होगा, क्लेविकल। क्लेविकल क्या होता है, ये हमारी हड्डियां है ना, तो क्या करते हैं, इधर सिलाते हैं, इधर सिलाते हैं, इधर सिलाते हैं, 8 नंबर जैसा बन जाता है ऐसे। ठीक है, ऐसे हम लोग कंधे को आराम से जोड़ते हैं, यहाँ पे पट्टी करते हैं। ठीक है, बैंडेज को बांधते हैं। तो फिगर नंबर 8 ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कहाँ से पुट अप कर दिया गया है भाई, ये तो स्टलाइजेशन से लग रहा है पुट अप किया गया है, मगर चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं क्या है। द मेथड ऑफ स्टेलाइजिंग an operating room using a gas that destroy microorganism is called। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाली गैस का उपयोग
ऑपरेटिंग रूम को स्टेलाइज करने की विधि को कहा जाता है। मतलब जो ऑपरेटिंग रूम होता है, जहाँ पे ऑपरेशन होता है, उसको स्टेलाइज करने के लिए कौन सी विधि है, ठीक है, उसी विधि को हमको बताना है। वो कौन सी विधि है जिस विधि के तहत हम ऑपरेशन रूम को क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं, जिसके कारण वहाँ के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये सपोज दैट ये रूम जो है वो ओटी रूम है और यहाँ पे ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घूम टहल रहे हैं, ठीक है, फैले हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सी विधि के द्वारा इस ओटी रूम में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको समाप्त करते हैं, किल करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ऑटोक्लेविंग। ऑप्शन में पहला क्या दिया गया, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको उनको हम स्टरलाइज करते हैं, ना कि ऑपरेटिंग रूम को स्टरलाइज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद डिसइंफेक्शन क्या है, डिसइंफेक्शन भी रूम के लिए यूज नहीं होता, वो हम लोग हैंड के लिए यूज कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन है, ठीक है, फ्यूमिगेशन इज द राइट आंसर। फ्यूमिगेशन के तहत ही हम लोग क्या करते हैं, ओटी रूम को स्टरलाइज करते हैं। फ्यूमिगेशन एक मशीन होता है, उसमें हम लोग लिक्विड एक डाल देते हैं और वहाँ भाप, ठीक है, धुआं देता है, सपोज दैट फ्यूमिगेशन देता है। ठीक है, और क्या करता है, ओटी में, पूरे ओटी रूम में वो फैल जाता है, पूरे ओटी रूम में फैल जाएगा और वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे क्या कर देता है, किल कर देता है। तो इसे फ्यूमिगेशन कहते हैं। तो फ्यूमिगेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल को एक रूल नियम होता है, ठीक है, जिसके तहत हम लोग इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग पढ़िए। ट्रैक्शन इज अप्लाइड directly to the bone using point using pins under aseptic precaution। एसेप्टिक सावधानियों के तहत पिन का उपयोग करके हड्डी पर सीधे ट्रैक्शन लाया जाता है। ठीक है, एसेप्टिक सावधानियों के तहत एक पिन होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन करते हैं, ट्रैक्शन करके क्या किया जाता है, हड्डी को सीधे ट्रैक्शन लाया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, पहला क्या है, स्किन ट्रैक्शन, उसके बाद क्या है, स्केलेटल ट्रैक्शन, उसके बाद क्या है, पेल्विक ट्रैक्शन, और ऑप्शन में क्या दिया गया है, डी ऑप्शन क्या दिया गया है, हेड ट्रैक्शन। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, स्केलेटन ट्रैक्शन इज द राइट आंसर। स्केलेटन ट्रैक्शन के तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी हड्डी को भी जोड़ते हैं। जैसे हड्डी मेरा ये जैसे उंगली है, ठीक है, अभी एक टेढ़ा हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ट्रैक्शन लगाते हैं और एक पिन होता है जिसके अंदर का प्रवेश कर देते हैं और ये क्या होता है, सीधा हो जाता है। ठीक है, और ये क्या पहले इसको क्या करते हैं, एसेप्टिक प्रैक्टिस का मतलब प्रिकॉशन, मतलब पहले इसको हम लोग स्टरलाइज वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्केलेटल ट्रैक्शन। मेटाकार्पल पिन, विच आर नोन एज मेटाकार्पल पिन। वह कौन सा ऑप्शन है जो मेटाकार्पल पिन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या 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 है, पहला ऑप्शन देखो, किस्चर्नर तार, ठीक है, दूसरा क्या है, चक एंड की, उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 में क्या कहा गया, यूनिवर्सल स्क्रिप ड्राइवर,
और आंसर नंबर डी में क्या कहा गया, लीड हैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, किस्चनर वायर ही इसका दूसरा नाम है। मेटाकार्पल पिन जो होता है किस्चनर वायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए हो जाएगा। और आंसर नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है इसमें। द ऑप्टिमम वर्किंग टेम्परेचर ऑफ बोन वैक्स इज यूजली सजेस्ट टू बी। अस्थि मोम का इष्टतम कार तापमान समान तौर पर क्या होता है। देखो, बोन वैक्स एक आता है, बोन वैक्स आता है, ठीक है। वो हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे हड्डी हमारे बोन में ब्लीडिंग होता है तो उस बोन वैक्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो यही बताना है उसका जो वर्किंग टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पर वह वर्क करता है। जो ऑप्शन नंबर देखिए क्या कहा गया है, पहला क्या है, 35 to 37 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इतने में वो काम नहीं करता। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ये भी काम नहीं करता। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए क्या है, 10 to 12 ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो 21 से 23 डिग्री सेल्सियस पे वो काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस आर स्टेलाइज बाय। आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस जो होता है वो किससे स्टेलाइज किया जाता है। आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस क्या होता है, हमारे बॉडी में एक जोड़ा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में मेरा किसी का भी अगर कोई का हाथ कट गया तो उसका क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाथ लगा देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल जो अंग लगाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो उसको जो हम लोग स्टलाइज करते हैं, उसके स्टलाइज के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल स्टलाइजेशन का यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस जितने भी लोग लगाते हैं जिनका कोई भी अंग नहीं होता है तो उसको हम लोग आर्टिफिशियली लगा देते हैं, उसी को आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस बोलते हैं। और उसके यूज में जो स्टलाइजेशन किया जाता है किसकी किया जाता है, केमिकल स्टलाइजेशन से किया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये था ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए, ठीक है। अब आप जाते हैं ऑप्थेल्मिक सर्जरी में पढ़ते हैं। आंखों से रिलेटेड जितने भी सर्जरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखिए, सेगमेंटेक्टॉमी। सेगमेंटेक्टॉमी क्या है, ठीक है। हम हमें ऑप्शन देखकर ये बताना है सेगमेंटेक्टॉमी क्या चीज है, किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में पहला क्या है, रिफर टू टाइप ऑफ कीमोथेरेपी। क्या कीमोथेरेपी के प्रकार को जो कीमोथेरेपी किया जाता है उसे कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, कीमोथेरेपी का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद का क्या है, कंसर्न ऑन स्प्लीन, ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ वन ऑफ द लोब ऑफ द लंग्स, ठीक है। क्या किसी लंग्स के एक भाग को, एक पार्ट को काट करने की प्रक्रिया को सिगमेंटोमी कहा जाता है। जी हाँ, इसी को ही सिगमेंटोमी कहा जाता है, ठीक है।
सिगमेंटेक्टॉमी जो होता है वो लंग्स के किसी एक पार्ट को, सेगमेंट को कट करके जब सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, सिगमेंटेक्टॉमी कहा जाता है। उसके बाद क्या है, इनवॉल्व निमोनेक्टॉमी, न्यूमेनेक्टॉमी भी नहीं होता है। न्यूमेनेक्टॉमी कब होता है, जब हम पूरे लंग्स को रिमूव करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, न्यूमोनेक्टॉमी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मन लगा कर बस 6 महीना दे दीजिए। आप अगर किसी भी तैयारी मन लगा के अगर 6 महीना आप मेहनत कर लेंगे तो आपका सफलता आपकी कदम चूमेगी। जैसे हमारे माँ बाप मेहनत करके कमाई कर रहे हैं और कमाई करके हमको पैसा दे रहे हैं पढ़ने के लिए, ऐसे हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी मेहनत करके पढ़ें और उनको रिटर्न दें। आदमी अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करता है तो किस लिए इन्वेस्ट करता है, ताकि रिटर्न मिले। तो ऐसे माँ बाप भी हमारे क्या है, वो हम पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको रिटर्न में दे। ठीक है, रिटर्न में क्या दे, वो हमें पढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें भी ये है कि हम पढ़ लिख कर नौकरी हासिल करके एक उनको इन्वेस्ट में रिटर्न दे, नौकरी करके अच्छा उनको जो लगेगा। ठीक है, कि उनको भी एक ये होगा कि हमारा बेटा, हमने उसमें मेहनत किया, हमारा बेटा भी मेहनत करके हमको नौकरी मिल गया, अब हमको भी आराम हो जाएगा। तो ठीक है, तो अब आप लोग भी मेहनत करिए, मात्र 6 महीने मेहनत कर लेंगे तो अच्छे से आप लोग कोई भी एग्जाम होगा उसको क्लियर कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। पोस्ट ऑपरेटिव विजुअल लॉस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच पोजीशन। पोजीशन क्या है, पोजीशन किसी पेशेंट की ऐसी अवस्था है जिस पर हम लोग सर्जरी की परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे लिटा देते हैं, बैठा देते हैं। ठीक है, पोजीशन कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसी पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का ऑपरेशन करते हैं। तो यही बताना है किस पोजीशन पर ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट को देखने में दिक्कतें आती है। ठीक है, लॉस ऑफ विजुअल लॉस होता है। ठीक है, देखने में थोड़ा दिक्कतें आ जाती है। तो पहला क्या है, सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन में हम लोग बैठते हैं, क्या बैठ कर हमको आंखों पे कोई वो होता है, नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रोन पोजीशन, पेट के बल लेटने की स्थिति। ठीक है, प्रोन पोजीशन क्या, हम लोग पेट के बल लेट जाते हैं। जब हम लोग पेट के बल लेट जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पेट पे बल लेट जाते हैं तो हमारे आंखों पर दबाव पड़ता है। किस पे पड़ता है, आंखों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण जो ब्लड की फ्लो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, ब्लड की फ्लो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमको लॉस ऑफ विजुअल की प्रॉब्लम आ जाती है, आंखों को देखने की समस्याएं आती हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए लोग, आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 26। Which laser medium is less likely to procedure रेटिना डैमेज। ठीक है, वह कौन सा लेजर मीडियम है जिसके कारण रेटिना डैमेज बहुत कम होता है। ठीक है,
कौन सा लेजर माध्यम रेटिना को नुकसान पहुंचाने की कम संभावना रखता है? ऑप्शन नंबर एक पे क्या है? CO2 है, उसके बाद क्या है? एंटी आग है, उसके बाद क्या है? अर्गन है, और लास्ट में क्या है? KTP है। ठीक है, देखिए, जितने भी ये ऑपरेशन होते हैं लेजर माध्यम से, उसमें तरंग दैर्ध्य निकलते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य निकलते हैं, जिसके कारण जो हमारा रेटिना होता है उसको थोड़ा सा डैमेज होने का चांसेस रहता है। अब जिसमें कम तरंग दैर्ध्य निकलेगा तो इसका मतलब होता है वो अ, कम नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक में क्या है? CO2। तो CO2 जो होता है उसमें बहुत ही कम तरंग दैर्ध्य निकलता है, लगभग निकलता है 10.6 नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, सॉरी, 10.6 माइक्रोमीटर के तक निकलता है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि ये क्या है, लगभग ये 1000 के ऊपर जाता है इसका तरंग दैर्ध्य। तो ये क्या हो जाएगा? ये ज्यादा है, तो इसका भी बहुत ज्यादा होता है, इसका भी बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, CO2 का बहुत कम होता है, इसलिए CO2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग यूरो सर्जरी से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसे एक हफ्ते के अंदर एक बार और रिवीजन कर लीजिए। जब एक हफ्ते के अंदर और रिवीजन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से वो याद हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।